हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। तो इसमें आज हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही उच्चतम पुरस्कार है, जो कि बहुत ही जो दिग्गज या फिर अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने काम किया होता है उनको ये पुरस्कार जो है उससे नवाजा जाता है। तो इसी के बारे में हम अब बात करेंगे। थोड़ी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी जो इसकी है उसके बारे में बात करेंगे, और हाल ही में या फिर कितने लोगों को ये मिला है, किस वर्ष में मिला है, क्योंकि ज़्यादातर तो सवाल यही पूछे जाते हैं कि किसको किस वर्ष में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए ना। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं नोबेल पुरस्कार की कि ये शुरू कब हुआ। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 में की थी। ठीक है, तो आपको ये नाम यहाँ से लास्ट से ही याद हो जाना चाहिए कि अगर कहीं पे कोई नाम दिया है और लास्ट में नोबेल आ रहा है तो ये एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। इनके नाम पर ही नोबेल पुरस्कार जो हेडिंग है, जो नाम है वो दिया गया था, और 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में वे अपने परिवार के साथ रूस चले गए थे। तो हमें यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है वो सिर्फ ये है कि 1909 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। बाकी कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता। अल्फ्रेड नाम जरूर पूछेंगे कि किसने शुरू किया था, तो ये तो आपको याद रखना ही है ना। 9 वर्ष की उम्र में वे अपने परिवार के साथ रूस चले गए थे। ठीक है, ये थे स्वीडन में ऑफ कोर्स इनका बता रखा है कि 1833 में स्वीडन शहर में इनका जन्म हुआ था, लेकिन 9 साल के थे तो ये अपने परिवार के साथ रूस चले गए थे। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे, जिन्होंने कहेंगे तो अच्छा रहेगा, जिन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज करी थी। देखिए, इससे संबंधित एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो ये है कि 1867 में डायनामाइट की खोज किसने करी थी, तो वो भी हमारे अल्फ्रेड नोबेल ही थे। ठीक है, और ये अविवाहित स्वीडिश, यानी कि अविवाहित, शादी नहीं करी थी, और स्वीडिश इसलिए बोला है क्योंकि ये स्वीडन से बिलोंग करते थे। स्वीडिश लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला, जब इन्होंने उनकी वसीयत पढ़ी, जिसमें इन्होंने अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कारों की मदद करने में दान कर दी थी। मतलब जब इनकी मृत्यु हुई तो इन्होंने सारी जो प्रॉपर्टी थी वो किसमें, पुरस्कारों की मदद करने में दान कर दी थी। तब जाके लोगों को पता चला कि इस प्रकार का कोई पुरस्कार भी दिया जाता है। अपनी वसीयत में इन्होंने आदेश दिया था कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वो स्वीडन हो, यानी स्वीडन का हो, ठीक है, या ना हो, पुरस्कार प्राप्त करेगा। उसके द्वारा छोड़े गए धन पर मिलने वाला ब्याज उन व्यक्तियों के बीच वार्षिक रूप से बांटा जाएगा जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। विश्व के 58 लाख, ये लाख से थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है, अमेरिकी डॉलर के सबसे अधिक गौरवशाली पुरस्कार को नोबेल फाउंडेशन द्वारा मदद प्रदान की गए थे। देखिए, जब नोबेल पुरस्कार मिलता है तो वो किन किन क्षेत्र में मिलता है आपको, विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया होता है उनको नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, और साथ में आपको कैश प्राइज भी काफ़ी दिया जाता है। अब हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारे इंडिया के ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था और कब दिया गया था। सबसे पहले आते हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। उनको 1910 में, मतलब 1909 में इसे शुरू किया गया था, और उसके 9 साल बाद यानी कि 1910 में एक अंग्रेज कवि W.B. येट्स ने टैगोर की काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया एवं प्रस्तावना लिखी, जिस पर 1913 में टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए, ये मेरा ये इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो 1913 में जो टैगोर थे उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये और किस लिए किया गया था, ठीक है, इन्होंने एक काव्य संग्रह गीतांजलि लिखा था, उसके लिए जो है इन्हें 1913 में टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। उसके बाद आते हैं सीवी रमन।
सीवी रमन इनकी खोज रमन प्रभाव के लिए इन्हें 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, और इन्होंने खोज की थी रमन प्रभाव, ठीक है, इसके लिए उन्हें 1930 में भौतिक का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कि उसके बाद आता है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना इन्हें 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने एक आर्टिफिशियल जीन का संश्लेषण किया था, इसके लिए इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1968 में। फिर आते हैं हमारे मदर टेरेसा। कुछ इंपॉर्टेंट जो नाम आप याद रख सकते हैं या जो आपके सामने आपने अभी तक पढ़ा होगा कि पूछे जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में आप ज़्यादा याद रखने की कोशिश करें, है ना। चलिए, मदर टेरेसा की बात करें तो इन्हें 1979 में इनके समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा को कौन नहीं जानता, और इन्हें 1979 में शांति बनाए रखने के लिए ही, समाज सेवा के काम के लिए ही इन्हें ये नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। उसके बाद है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी। इन्हें 1983 में इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद है अमर्त्य, ठीक है, अमर्त्य सेन। इन्हें 1988 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो था दिया गया था। नेक्स्ट है B.S. नायपॉल, ठीक है, B.S. नायपॉल उन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। मैं ये इसलिए जल्दी पढ़ रही हूँ क्योंकि इनके बारे में बहुत ही कम पूछा जाता है। अभी तक हम बात करें या फिर हमने देखा है तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पूछ लेंगे, सीवी रमन के बारे में पूछ लेंगे, मदर टेरेसा के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन बाकी ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत ही कम आपके इनसे पूछे जाते हैं। ये भी इनसे भी संबंधित काफ़ी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, सही से। यहाँ नोट लिखा हुआ है 1937, 1938, 1939, 1947, 1948 में गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कारों के लिए नामित किया गया, पर एक बार भी इन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। मतलब नॉमिनेट किया गया इन्हें, ठीक है, 1937 में, 38 में, 39 में, 47 में और 48 में किया गया। 5 बार नॉमिनेट हुए थे, लेकिन कभी भी गांधी जी को इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। ये तो गलत बात है। चलिए, नेक्स्ट है पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को दिया जाता है। देखिए, पुरस्कार के लिए किस किस को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, एक समिति बनाई गई है जो कि पूरा जांच पड़ताल करने के बाद नाम डिसाइड कर दिया कि इनको इस वर्ष ये नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो ये अक्टूबर में बता देते हैं लिस्ट वगैरह, ठीक है, जारी कर देते हैं कि किस किस को मिलेगा, लेकिन ये देते कब है, 10 दिसंबर को, जब अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है 10 दिसंबर, तब जाके उसी दिन इनको सभी को ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब है प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। ये कह रहे हैं प्रत्येक पुरस्कार में एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, ठीक है, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता एवं ठीक है, नागरिकता में एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। यानी इनको स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धन भी इनको दिया जाता है। अगर एक पुरस्कार में 2 विजेता हैं तो धनराशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या अगर 3 है तो चयन समिति के पास ये अधिकार होता है कि वो धनराशि को तीनों में बराबर बांट दें या एक को आधा दे दें और बाकी को बचा धन बराबर बांट दें, ठीक है। क्योंकि एक पुरस्कार में मान लो जैसे अभी हम ग्रैमी पुरस्कार की बात करें तो ग्रैमी पुरस्कार में एक ही व्यक्ति थोड़ी थे, उनके साथ साथ में 2 और थे, ठीक है। तो उसमें ग्रैमी पुरस्कार तो
पूरा ये डिसाइड किया गया कि जितनी भी धनराशि मिलेगी वो एक पुरस्कार के लिए एक ही धनराशि होगी। तो जब 3 लोग थे तो तीनों में बांट दी गई थी। तो वैसे ही अगर नोबेल पुरस्कार में जितनी भी धनराशि रखी गई है तो उतनी ही मिलेगी। अगर 3 लोगों ने एक साथ मिलकर उस क्षेत्र में काम किया है, तीनों का नाम उसमें आया है, तो धनराशि तो वही रहेगी, ठीक है, लेकिन उस धनराशि को सब में बराबर बांट देंगे, ठीक है। अब तक 2 बार मृत व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरिन एक्सेल कार्ल फर्ल्ड को 1931 ईस्वी में, और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमरशोल्ड को 1961 ईस्वी में पुरस्कार दिया गया था। फिर है 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। 1974 में ये डिसाइड किया गया कि अब किसी को भी मरने के बाद नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, जिसको भी दिया जाएगा वो जीवित होना चाहिए। इस तरह का डिसीजन लिया गया था, ठीक है। तो आज के लिए हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा सेशन, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती हैं। तो जैसा भी लगा हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।